श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है जो केतु का गोचर परिवर्तित हो रहा है, धनु राशि में केतु का गोचर आ रहा है, उसका विभिन्न राशियों के जातकों पर सामान्य रूप से क्या प्रभाव होगा। राहु के गोचर के बारे में पहले आपको बताया जा चुका है। तो केतु का गोचर जब हम चंद्रमा की राशि से या चंद्र लग्न से देखते हैं तो सामान्यतः पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नवें और 11वें भाव में उसका गोचर अच्छा बताया गया है। तो राहु के गोचर के साथ साथ इसका भी विचार करेंगे तो इसमें एक विचार अवश्य करेंगे कि जहां केतु का गोचर है वहीं से शनि का गोचर भी चल रहा है, जो जनवरी 2020 तक रहेगा। केतु का गोचर वर्तमान में 7 मार्च से प्रारंभ होगा धनु में और 23 सितंबर 2020 तक रहेगा। तो जनवरी तक उसके साथ शनि भी रहेंगे और नवंबर के बाद वहां पर गुरु का आगमन भी हो जाएगा। तो उनका विचार करते हुए भी हमें विचार करना होगा, लेकिन सामान्यतः केतु का प्रभाव क्या होगा उस पर विचार करते हैं। केतु जब चंद्रमा से गोचर करता है तो जातक के धन में वृद्धि होती है, मान सम्मान बढ़ता है, संतान के भाग्य वृद्धि के लिए यह समय बड़ा अनुकूल होता है। लेकिन केतु क्योंकि अग्नि कारक है, मंगल का प्रतिरूप है, तो चोट चपेट लगने की या शल्य भय आदि की आशंका बनी रहती है। द्वितीय भाव से जब गोचर करता है तो केतु जब चंद्र लग्न से गोचर करेगा तो धनु राशि वालों के लिए यह मान सम्मान की वृद्धि कराएगा, धन बढ़ाएगा और जो संतान है उसके पक्ष के लिए यह अनुकूल फल देने वाला होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह दूसरे भाव में गोचर करेगा तो आकस्मिक रूप से धन की वृद्धि करेगा, लेकिन वाणी में कटुता के कारण विवाद की स्थिति पैदा करेगा और नेत्र संबंधी कोई कष्ट भी दे सकता है। वाणी पर जो आक्रोश है, वाणी पर अपना संयम बरतें और कुटुंब से अपना विवाद करने से बचें, अन्यथा धन के लिए ये शुभ रहेगा। जब हम आते हैं तुला राशि के लिए, जहां पर तीसरे भाव में गोचर करेगा तो आकस्मिक रूप से वृद्धि करेगा, भाई बंधुओं से लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा, पड़ोसियों से सहयोग मिलेगा और शत्रु पक्ष को पराजित करने में ऐसा जातक सफल होगा। कन्या राशि वालों के लिए जिनकी चंद्र लग्न कन्या है उनसे चतुर्थ भाव में गोचर होगा। चतुर्थ भाव का गोचर केतु का अच्छा नहीं माना गया है। सुख समृद्धि में कमी लाएगा, लेकिन मान सम्मान की वृद्धि करेगा, तीर्थ आदि में स्नान कराएगा, आकस्मिक रूप से भूमि संबंधी प्राप्ति भी होगी। फिर भी कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव की स्थिति जातक के मन में बनी रहती है। उसकी प्रवृत्ति अवश्य ही शुभ कार्यों में होगी और शुभ कार्यों से उसे लाभ भी होगा। अब यदि पंचम भाव में गोचर करता है तो पंचम भाव में गोचर करेगा सिंह राशि वालों के लिए, तो यहां भाग्य में बाधा करेगा। संतान के लिए यह समय शुभ नहीं है। संतान के पक्ष की चिंता जातक के मन में बनी रहती है। विद्या पक्ष भी प्रभावित होता है। जो विद्यार्थी गण होते हैं उनके लिए विद्या पक्ष प्रभावित होता है। छठे भाव का गोचर जब होता है तो यह भी राहु के लिए शुभ माना गया है, लेकिन केतु के लिए बहुत अच्छा इसे नहीं माना गया है। तो जिनकी राशि से छठवें गोचर करेगा, अर्थात कर्क राशि वालों के लिए छठवें गोचर होगा। शनि का गोचर छठवें अच्छा माना गया है, लेकिन जब गुरु यहां छठवें में आएंगे तो उनका गोचर खराब होगा। और केतु का गोचर भी नेत्र पीड़ा
शत्रुओं में वृद्धि, व्यय की अधिकता और आकस्मिक रूप से विघ्न बाधाओं के संकेत प्रदान करता है। जिनकी मिथुन राशि है तो वहां से वह 7वें भाव में गोचर करेगा, तो राज्य से लाभ दिला सकता है, मान सम्मान में वृद्धि होगी। 7वां भाव व्यापार का, व्यवसाय का है, आकस्मिक रूप से उसमें वृद्धि होगी और धन का विशेष लाभ ऐसे जातक को होने के संयोग बनते हैं। जिनके लिए केतु चंद्रमा से 8वें भाव में गोचर करता है तो 8वां भाव में गोचर करेगा वृष राशि वालों के लिए, तो आकस्मिक रूप से यहां धन की हानि कराएगा, लेकिन विदेश यात्रा की, दूरगामी यात्रा की, तीर्थ यात्रा की संभावनाएं बनी रहती हैं और गुह्य स्थान में किसी रोग से कष्ट हो सकता है। 8वें भाव में केतु का गोचर अच्छा नहीं है, कोई चोट चपेट, दुर्घटना, भय, इस तरह के संकेत भी यहां पर मिल सकते हैं। जब 9वें भाव में यानी मेष राशि वालों के लिए, जिनकी मेष चंद्रमा है, उनके लिए आकस्मिक रूप से भाग्य में वृद्धि करेगा, क्योंकि 9वां भाव भाग्य का है। 3य भाव पर दृष्टि होती है, मित्रों से लाभ होगा, बंधु बांधवों से लाभ होगा। 5म भाव पर दृष्टि जाएगी तो पुत्र के भाग्य में भी वृद्धि करेगा। संतान के लिए यह समय इनके लिए बहुत अनुकूल होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और भाग्य वृद्धि भी होगी। अब केतु यदि चंद्रमा की लगन से 10वें भाव में होता है तो यह अच्छा फल यहां पर नहीं देता है, क्योंकि सामान्यतः केतु को कहते हैं केत छुड़ाई खेत, इसलिए राज्य पक्ष से कुछ हानि या किसी समस्या की संभावना रहती है। किए गए पुरुषार्थ भी सफल नहीं हो पाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, मन में अशांति बनी रहती है, क्योंकि यहां पर दशम में शनि भी होगा। अतः उपरोक्त फलों में कुछ कमी रह सकती है, लेकिन मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि दशम में केतु का गोचर होगा तो राज्य पक्ष से कुछ ना कुछ अशुभ फल, मानसिक रूप से उथल पुथल और मन में अशांति के भाव बने रहते हैं। किए गए कार्यों में पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है। जो नौकरी पेशे वाले होंगे उन्हें आकस्मिक रूप से अपने उच्चाधिकारियों के कारण तनाव या अवांछित स्थान पर स्थानांतरण की संभावना भी बन सकती है। जिनके लिए 11वें में होगा, यानी कुंभ राशि वालों के लिए 11वें भाव में गोचर होगा, बहुत ही अनुकूल फलदायी होगा। आकस्मिक रूप से लाभ होंगे और जो भी लाभ होंगे वह सरलता से प्राप्त होंगे, आसानी से धन की प्राप्ति होगी। मित्रों से, बंधु बांधवों से, गुरुजनों से और सट्टा आदि से भी ऐसे जातक को लाभ की प्राप्ति होगी। अब आते हैं 12वां भाव, तो मकर राशि वालों के लिए 12वें भाव में गोचर करेगा, जबकि मकर राशि वालों के लिए राहु का गोचर बहुत ही अच्छे फल प्रदान करने वाला होगा, लेकिन केतु का गोचर आंखों में कष्ट देगा, आकस्मिक रूप से व्यय कराएगा, सुखों में कमी करेगा। यात्रा आदि के कारण, स्थानांतरण के कारण, मातृभूमि से या अपने घर से दूर जाना, मातृभूमि से वियोग कराना और मानसिक रूप से मन में अशांति करेगा। राहु और केतु के विचार में एक परिवर्तन देखिए कि राहु जब अकेला होता है तो वह ज्यादा अशुभ फल नहीं करता है। मिथुन में राहु गोचर करेगा। यदि मिथुन, तुला और कुंभ में किसी जातक के कोई ग्रह नहीं होंगे और राहु की दशा या अंतर दशा नहीं चल रही होगी तो राहु बहुत अधिक अशुभ नहीं कर पाएगा, वो भले ही किसी स्थान में गोचर करेगा, क्योंकि राहु जिस ग्रह के ऊपर से गोचर करेगा, जिस ग्रह पर दृष्टि डालेगा, उसका प्रभाव देखना बहुत आवश्यक होता है कि वह कारक है अथवा अकारक है। जैसा कि पीछे की मैं कक्षा में मैंने बताया कि राहु ने अष्टम से गोचर किया था और लाभ दिलाया था और छठे से गोचर करा के हानि कराया था, लेकिन केतु यदि किसी ग्रह के साथ होता है तब वह अधिक अशुभ नहीं करता है।
शनि के साथ है तो वह शनि के प्रभाव को लेकर अपना प्रभाव प्रदान करेगा। तो इसलिए शनि का गोचर भी हमें तात्कालिक समय में देख लेना चाहिए कि यदि शनि की 7.5 या शनि की ढैया किसी जातक के लिए चल रही है तो उसके शुभ फलों में कुछ कमी अवश्य आएगी। इसी प्रकार जब बृहस्पति आएंगे केतु के साथ तो बृहस्पति का गोचर भी विचारणीय होगा। उसके आधार पर ही हम केतु का गोचर का फल कर सकते हैं, क्योंकि केतु और राहु में अंतर है कि राहु सिर है और केतु धड़ है। तो केतु में मस्तिष्क नहीं होता और राहु में हृदय नहीं होता। तो केतु किसी ग्रह के साथ होगा तो उसका फल अच्छा होता है, उसके अशुभ फलों में कमी आती है, क्योंकि वह उसके फल को बढ़ा देता है। केतु का नाम वैसे भी ध्वजा है और ध्वजा का अर्थ है कि वह पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, उसके फलों में वह वृद्धि ही करता है, जन्म पत्रिका में हो या गोचर में हो। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखें और तभी हम राहु का या केतु के गोचर का प्रभाव बताएं। अशुभ गोचर तभी होता है जब उसकी दशा अंतर्दशा चल रही हो या उससे संबंधित ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो या उस ग्रह को गोचरीय वश और जन्म पत्रिका के आधार पर वह प्रभावित कर रहा हो। तो इस प्रकार से हम इसका गोचर का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।